कि हाँ मित्रों, हमारे जीवन में सीखने का जो क्रम है, यदि ऐसा कुछ ना बना रहा और हम अपने समय को ऐसे ही निकालते चलेंगे तो हमारा जीवन कई मायनों में अंधकार में चला जाता है। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप अपने जीवन को इस तरीके से जीने का प्रयास करिए कि जैसे आप कल मरने वाले हो। और उन्होंने ये भी साथ में कहा है, आप अपने जीवन में सीखने का क्रम जो आप सीखते हैं उसमें सीखने का क्रम ऐसा बना लीजिए जिसमें आप ऐसा भाव रखें कि जैसे इस धरती पर आप जीवन पर्यंत रहने वाले हैं। यदि आप इस भाव के साथ जीवन का यापन करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने जीवन का सार्थक उपयोग कर पा रहे हैं। मित्रों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। 25th बैच में आज हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं। आप सबको पता है हाइपर एसिडिटी के बारे में। जी, हाइपर एसिडिटी एक कहने को तो बहुत सामान्य समस्या है, लेकिन जब ये हाइपर एसिडिटी कई मायनों में आपकी लापरवाही के कारण, आपके ध्यान न देने के कारण जब ये पुराना हो जाता है तो यही आपके हाथों में, श्वास नली में और ऐसे कई जगहों पर घाव पैदा करने लगता है। यही हाइपर एसिडिटी आपको एंजाइना पेन की तरफ भी लेके जा सकता है। जिसको ये पुराना समस्या रहता है उस व्यक्ति के भीतर कई बार नींद नहीं आना, बेचैनी आना, उल्टी जैसी समस्याएं ज्यादातर है। आइए हम जानते हैं इस हाइपर एसिडिटी के संपूर्ण अल्टरनेटिव थेरेपी प्लान को, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और इसका समायोजित अल्टरनेटिव थेरेपी में चिकित्सकीय प्रावधान क्या हो सकता है। हम आप सब जानते हैं हाइपर एसिडिटी एंड अल्टरनेटिव थेरेपी। देखिए, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन सिस्टम है ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपने जो खाया है उससे एनर्जी लेने के लिए। लेकिन खाना महत्वपूर्ण नहीं होता है। यदि खाना महत्वपूर्ण होता तो जितने भी रिच लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो बीमार ना पड़ते। नहीं, नेचुरोपैथी अल्टरनेटिव थेरेपी ये कहती है कि खाना महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है, पचाना महत्वपूर्ण ज्यादा है। इसलिए आप क्या खाते हैं ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है, आप पचाते कितना है ये मायने रखता है। और जब हम पाचन क्रिया की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात आती है जिसको हम प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि 5 प्रोसेस आते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप में से कई लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम के वो 5 प्रोसेस आते होंगे। आप में से किसी को आता है तो कृपया इमोजी के साथ अपना हैंड राइज करें कि हाँ आपको आता है। यदि आपको आता है तो आप बता सकते हैं। यदि आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपको ये बात बहुत पहले सीखनी पड़ेगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वो 5 प्रोसेस कौन कौन से हैं जिसके कारण हमारा खाना हम खाते हैं और वो पचने के बाद हमें ऊर्जा देता है। मैं बताता हूँ वो 5 प्रोसेस कौन कौन से हैं। पहला है जिसको हम कहते हैं इंजेक्शन। जब हम कुछ पेट में डालते हैं या इंजेक्शन कई बार लगाते हैं तो कोई चीज जैसे इंजेक्शन यहाँ से जाता है तो इंजेक्शन कहते हैं। लेकिन जब कोई खाना आपके मुंह के द्वारा भीतर जाता है तो उसको हम इंजेक्ट करना कहते हैं। इंजेक्शन निगलने को हम प्रोपल्जन कहते हैं। पाचन क्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं
और जब वो पच जाता है तो उसके हम पचने के बाद अगला जो क्रम होता है उसको बोलते हैं अवशोषण करना, अर्थात एब्जॉर्प्शन। और जो बचा हुआ मल है, चाहे वो जूसेस फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन निष्कासन का क्रिया यूरिन के माध्यम से भी होता है, स्टूल के माध्यम से भी होता है। ये वही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यस, आप ऐसे देखें तो आप बेटर समझ पाएंगे। देखिए, जब कोई चीज मुख से जाती है यहाँ से, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज होता है जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं। दूसरा चीज होता है जिसको हम कहते हैं प्रोपल्यूजन। इस एरिया में इस एरिया में इसको हम प्रोपल्यूजन कहते हैं। फिर इसके बाद यही सारी चीजें यहाँ आके डाइजेशन का काम करती हैं, यहाँ पचती हैं। और डाइजेशन होने के बाद जो चीज पच चुका है वो इन एरियाज में आकर के एब्जॉर्प्शन होती है। आप सबको पता होगा ऑप्शन के बारे में। और लास्ट में जो चीज रह जाती हैं वो इस रास्ते से यूरिन के माध्यम से एलिमिनेशन होता है और स्टूल के माध्यम से सॉलिड फॉर्म एनस पार्ट के माध्यम से बाहर निकलता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है माउथ टू एनस पार्ट, इस पूरे एरिया को हम एलिमिनेटरी कैनाल कहते हैं। एलिमिनेटरी कैनाल याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता रहता है। माउथ टू एनस पार्ट के रास्ते को हम एलिमिनेटरी कैनाल कहते हैं। इसमें जो 5 प्रोसेस होते हैं, इसी के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ कर पाता है, व्यक्ति खाने के द्वारा ऊर्जा ले पाता है। ऐसे स्थिति में यदि हम बात करें कि वो सारी चीजें जो हमारे पाचन से संबंधित रहती है और यदि उनका प्रक्रिया ठीक से ना चले तो हमें समस्याएं कौन कौन सी आ सकती है। उनमें से सबसे पहला जो समस्या होता है उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और कॉन्स्टिपेशन की नींव से ही जन्म लेता है हाइपर एसिडिटी। आप देख पा रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि जब हम अपने ब्लड का पीएच चेक करते हैं तो ब्लड के पीएच में आपने अक्सर देखा होगा जिसको हम कहते हैं पीएच, अर्थात परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमारा ब्लड क्षारीय ही होता है। तो जब हमारे बॉडी में पीएच की मात्रा ज्यादा होने लगती है तब हमारे शरीर में समस्या आने लगती है। यदि पीएच धीरे धीरे कम होने लगे तो वही चीज हमारे बॉडी में हाइपर एसिडिटी को जन्म देता है। यदि न्यूट्रल है अर्थात आपका बॉडी में हेल्दी पैरेलल पीएच है। हाइपर एसिडिटी को हम यदि हम एक डेफिनेशन के तौर पर समझे तो आप समझ सकते हैं, हाइपर एसिडिटी इज अ कॉमन कंडीशन wherein a person experience some stomach discomfort after eating a meal due to the excessive production of acid during the digestion process। अर्थात आपकी खाना खाने के बाद एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होना। A person may also experience a bloated feeding or some gasiness which can lead to flatulence, belching or both। A bit of soreness in the mouth may also be tested along with a table of what had been eaten after one bar। अर्थात आप जो कुछ भी खाते हैं उस खाने के बाद यदि आपके खाने में एसिडिक की मात्रा ज्यादा आने लगती है, उस स्थिति को हम, या गैस ज्यादा बनने लगती है, उस स्थिति को हम हाइपर एसिडिटी से तुलना कर सकते हैं। ऐसी चीजों को हम हाइपर एसिडिटी
कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके लक्षणों के बारे में, इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो इनके लक्षण बहुत डिफरेंट नहीं होते हैं, सबको पता है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में सबसे पहला जो पॉइंट है लक्षण में, आपके सीने में जलन होना एक कॉमन लक्षण होता है। दूसरा है आपके भूख में कमी आएगी। सबसे दूसरा खास पॉइंट, आपके भूख में कमी आएगी, आपको कम भूख लगेगा। और कई बार किसी किसी में देखा गया है पेट में दर्द होने लगता है, पेट में जलन भी होने लगता है, पेट में टाइटनेस जैसा आप महसूस करेंगे। और जब भी आप डकार लेंगे, डकार जनरली इसमें आता रहता है, तो आपका ये जो हिस्सा है, क्या का हिस्सा है, यहाँ पर अक्सर आपको जलन जैसा महसूस होगा। यही जलन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर पड़ता है, आपकी डे टू डे लाइफ को फोकस करने से रोकता है। आप फोकस नहीं कर पाएंगे। जब ये समस्या आती है, आपको फोकस करने में बहुत तकलीफ होने लगता है। थोड़ा सा और हम डिटेल से समझें, आप कह सकते हैं गैस फॉर्मेशन होना, हेपेटाइट होना, गले में जलन होना, कठोर आवाज हो जाना, सीने में जलन होना, वोमिटिंग कम लगता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वोमिटिंग लगता है। किसी किसी परिस्थिति में किसी किसी को वोमिटिंग भी होता है। कफ बनना, नोजिया होना, ब्लोटिंग होना, ये सारी चीजें इसी के लक्षण है। आप इमेज फॉर्म में बेटर समझ सकते हैं। हार्ट बर्न, हैवीनेस, पेट भारी लगना, ब्लीचिंग होना, वोमिटिंग जैसा लगना, ये सारे इसी के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं इनके कारणों के बारे में। यदि हम इनके कारणों के बारे में जाने, तो हम कह सकते हैं कि इनके जो कारण है, सबसे अहम कारण होता है ओवर ईटिंग। आप कई बार शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं, तो जब आप ज्यादा खा लेते हैं, तो आप देखते हैं जब आप सोने जाते हैं, उस टाइम पे खाना ठीक से पचा हुआ नहीं रहता है, और एक निर्धारित मील की अपेक्षा आप कहीं ना कहीं ज्यादा मील ले लेते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में एसिटिक लेवल बढ़ जाता है। ऐसे स्थिति में आपको ये और अच्छा समझाने के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो रखता हूं, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। एसिडिटी को बेटर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। इसमें जो पॉइंट वाइज चीजें हैं वो आपको जानना चाहिए। जो लर्निंग वाले पॉइंट हैं, कि हमारे बॉडी में वो अल्वेट्री कैनाल जिसे हम कहते हैं, जिसको हम आ, उस नाम से जानते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के रूप में कहा गया है। Into your esophagus, the muscular tube that leads to your stomach. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो एसोफेगस दिख रहा है ऊपर आपको, वो मील है। मील एक फॉर्म में पेप्लास्टिक मूवमेंट के माध्यम से नीचे आता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कुएं के माध्यम से कुछ डाला और नीचे गिर गया। जब आप कुछ खाते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में एक प्रोसेस होता है,
जो कि आकुंचन और शाकुंचन के प्रोसेस से जाता है। इस प्रोसेस को हम पेप्लास्टिक मूवमेंट कहते हैं, प्रोपल्यूजन कहते हैं। पेप्लास्टिक मूवमेंट यहाँ पे भी होता है और आंतों के बीच में भी होता है। इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जाता है। Called the lower esophageal sphincter. It opens to let food into ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, एक मिल जाने के बाद ऑटोमेटिक ये जो स्पेस होता है अपने आप क्लोज भी हो जाता है। your stomach. आगे देखिए। Normally, it stays closed to prevent stomach contents from going back up into your esophagus. If the sphincter doesn't close all the way, gastroesophageal reflux, or GER, can happen. The weak or relaxed sphincter allows the contents of your stomach to reflux or leak back into your esophagus. Acid in the stomach contents irritates your esophagus. This can cause a painful, burning feeling in your chest called heartburn or acid indigestion. It's common to have gastroesophageal reflux once in a while. However, if it happens more than twice a week for a few weeks, you may have a more serious condition called gastroesophageal reflux disease. GERD can also lead to a condition called जब ये क्रॉनिक हो जाता है तो इस तरीके से आहार नाल के ऊपर घाव बनने लगते Barrett's हैं। esophagus testin. This may increase इस your तरीके से आप देख पा रहे हैं ऐसे फंगस में काटने लगते हैं। risk for developing cancer in your esophagus. Common causes of GERD include जनरली ओबेस व्यक्ति में या जीएन का बीएमआई 30 प्लस रहता है या प्रेगनेंसी लेडी में, ये दोनों चीजें ज्यादातर आती हैं। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी स्टेज में वोमिटिंग जो ज्यादा होता है इसी कारण होता है। being pregnant or overweight, which puts and a hiatal hernia. A hiatal hernia is a condition where the upper part of your stomach, common symptom of GERD, and अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यस, आपने अभी इस वीडियो में देखा कि किन किन स्टेज में ये समस्याएं आ जाती, इनके कारण क्या क्या है। तो जब आप समय कम पाते हैं रेस्ट करने के लिए, या आप ज्यादा खाना खा लेते हैं, या आप खाना खाने के बाद दाहिने करवट सो जाते हैं, यकीन मानिए 90% लोगों में जो हाइपर एसिडिटी होने के जो कारण होते हैं वो कारण यही होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें किस करवट लेटना है। 90% लोगों में खाना खाने के बाद दाहिने करवट लेटने मात्र से हाइपर एसिडिटी होने लगती है, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक कहता है कि आपको दाहिने करवट नहीं लेटना है, हमेशा बाएं करवट लेटना है। लेकिन ये आपको पता है, हमें पता है, ऐसे कई लोग हैं जिनको नहीं पता है कि हमें खाना खाने के बाद बाएं करवट लेटना है। दूसरा है जब आप देर रात जगते हैं, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। जब आप देर रात जगते हैं, सोशल मीडिया टच पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा देर दार जगते रहते हैं, उस स्थिति में भी ये समस्याएं होने की संभावना ज़्यादा रहती है। या मेंटल प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा हो रही है, एंजाइटी हो रही है, या आपका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप अक्सर डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहते हैं, अपने आप के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, आप एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये हाइपर एसिडिटी की समस्या आने लगती है। या एक पॉइंट और आता है, क्योंकि कई बार लोग अल्कोहलिक ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा शराब पीते हैं, उस स्थिति में भी ये समस्याएं आ जाती हैं। और प्रेगनेंसी के स्टेज में तो हाइपर एसिडिटी सामान्य सी बात है, आती ही आती है। और किसी को क्रॉनिक इशू हो, जैसे कि डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, उन स्थिति में भी ये समस्याएं आती ही आती है। जब हाइपर एसिडिटी किसी को होता है तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस स्थिति से आपकी इनर स्मूथ मसल्स को वो काटने का काम करता है। आप देख पा रहे हैं ये जो इस तरीके से है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से कट रहा है, इस तरीके से अंदर घाव होने लगता है। तो इस पर समय से ना एक्शन लिया जाए तो यही हाइपर एसिडिटी आपके भीतर कोलाइटिस को, आईबीएस को जन्म दे देता है, और हाइपर एसिडिटी भविष्य में जाकर के आपको आंतों में घाव या ओसोफेगस में कैंसर जैसे सिचुएशन पैदा कर सकता है। अब हम इसके
मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसके मैनेजमेंट की बात जो हम करते हैं तो कई सारी चीजें आती हैं कि मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जब मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि हम इसके प्रबंधन में क्या करेंगे। जैसा कि हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी ट्रेनिंग प्लान है ये। इसमें हम वो टेक्निक यूज करते हैं जिस टेक्निक से हमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एलोपैथी में तत्काल रिलीफमेंट मिलता है, लेकिन साइड इफेक्ट उसके दीर्घकालिक होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। हम नेटवर्क इशू हो रहा है, जिस मिनट जस्ट मिनट। आपके जो क्वेश्चन होंगे आप क्वेश्चन लिख करके रखिए, लास्ट में डाउट हम क्लियर करेंगे। वेट। यस। यस, देखिए, अल्टरनेटिव थेरेपी और मेरा मानना यह है कि बीमारियों का एक ही लक्षण है, और उस लक्षण का ये इमेज साक्षात प्रूफ है। आप कहाँ थे और लास्ट में आप कहाँ आके बैठे हैं। अर्थात आपको फॉल्स बिलीव है कि यहाँ पे आके, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाना, ये आपका विकास है। लेकिन असल में ये विकास नहीं है, ये पतन है। हमारा शरीर 28 करोड़ के संपत्ति का है और हम 28 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। ऐसे स्थिति में हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि अपने वो 28 करोड़ की संपत्ति का देखभाल स्वयं करें। मैं डॉक्टर कश्यप आपको बताऊंगा कि आप हाइपर एसिडिटी में ऐसे कौन कौन से अल्टरनेटिव थेरेपी का यूज करके आप अपने हाइपर एसिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं। उन थेरेपी में हम आज जानेंगे नेचुरोपैथ, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, होम रेमेडीज, डाइट थेरेपी और योगा थेरेपी। सबसे पहले हम जानते हैं एक्यूप्रेशर, मर्मा थेरेपी। आप हो सके तो आप पॉइंट आउट करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वायु मुद्रा। वायु मुद्रा, आप ये जो देख पा रहे हैं, इस उंगली को हम तर्जनी कहते हैं, इसको अनामिका कहते हैं। और जब इस फिंगर को आप बेंड कर देते हैं और उसके ऊपर अंगूठा लगा देते हैं, और पेशेंट को आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 5 मिनट बैठने के लिए बोलिए। क्या करना है, पेशेंट को विष्णु आसन में 2 मिनट के लिए लेटाइए, और लेटाने के बाद उसको फिर से उठाइए। उठाने के बाद पेशेंट से फिर यही 3 मिनट लगाइए। 2 मिनट विष्णु आसन और 3 मिनट यह अभ्यास अल्टरनेट कराइए। आप देखेंगे उस व्यक्ति के हाइपर एसिडिटी के लेवल में काफी हद तक कमी आएगा। अब तय ये करना है, मैंने आपको कहा विष्णु आसन, तो विष्णु आसन में किस करवट, दाहिने करवट या बाएं करवट। तो हाइपर एसिडिटी का मतलब है बॉडी में पहले से ही हीट ज्यादा है, हीट बर्निंग ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, बाएं करवट नहीं लेटाना, आपको दाहिने करवट लेटाना। अगला है जिसको हम कहते हैं लिंग मुद्रा। इसका भी अभ्यास पेशेंट को 3 से 5 मिनट ड्यूरेशन में कराएं। और इसका अभ्यास पेशेंट यदि सुबह नहाने के बाद करता है
तो ज्यादा बेनिफिशियल। इसको 3 to 5 मिनट ड्यूरेशन में 3 टाइम्स किया जाए, सुबह किया जाए, दोपहर किया जाए और शाम को भी किया जाए। ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट का ही रखिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे इसे लेडीज लोग नहीं करेंगे, नोट आउट कर लीजिए। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में इसका अभ्यास नहीं करें। आप एक देख पा रहे, इसको हम कहते हैं अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा होता है, इसको आप ऐसे करते हो, इसको यहाँ बेंड कर देते हैं, ये अपान वायु मुद्रा का रूप लेता है। यकीन मानिए इसको हृदय मुद्रा भी कहते हैं और बहुत लाभकारी अभ्यास है ये मुद्रा से हम तत्काल अपने हार्ट बर्निंग को, पेट में सीने में हो रहे जलन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसका प्रयोग और भी कई सारी समस्याओं में किया जाता है। आप इसका प्रयोग पेशेंट को 3 से 5 मिनट की ड्यूरेशन में करा सकते हैं। इसका भी अभ्यास पेशेंट के काफी हद तक उसके पेट में हो रहे, सीने में हो रहे जलन को, कफ को और जो हार्ट साइड में पेन होता है उस पेन को वो कम कर सकता है। शमान मुद्रा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका नाम ही है शमान मुद्रा। अपान, व्यान, शमान, उदान, जो हमारे शरीर में प्राण होते हैं उन सभी को ये समान करता है। ये मुद्रा भी पेशेंट को जब जब खाली समय रहे, इसका ऐसा है कि आप जब जब खाली समय रहे, आपको खाली समय है तो आप 5 उंगलियों को इस तरीके से आप टच कर लें, थोड़ा देर टच करके रखें, 3 मिनट 2 मिनट, जब आपको समय मिले, फिर जब आपको याद आए आप फिर लगा लीजिए। बेस्ट समय होता है इसका भी नहाने के बाद आप अभ्यास करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपके शरीर में इन्फ्लुएंसेस करते हैं, चेंजेस करते हैं। LI4 आप ये हिस्सा देख पा रहे हैं, LI4 यहाँ पर आपको ऐसे 20 टाइम प्रेस करना है। ये देखिए 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे 20 टाइम्स लेफ्ट हैंड में और 20 टाइम्स राइट हैंड में। SP1 आपके अंगूठे में आउटर एरिया में, आउटसाइड में, इनसाइड में नहीं, ठीक है। ये अंगूठा है, आप देख पा रहे हैं, इसकी इनसाइड में करना है और बेस्ट रहेगा कि आप वहां पर एक कोई भी छोटा दाना हो या मेथी का दाना हो, उससे मिले करके आप वहां पर चिपका सकते हैं पेपर टेप के जरिए, या फिर आप वहां पर पहले जिम्मी के द्वारा टोन करते उसके बाद आप रेड कलर भी लगा सकते हैं। दोनों चीजें उसके लिए लाभकारी रहेंगी। LI11 बहुत अच्छा पॉइंट है। यदि आप हाथों को इस तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ साफ पता चलेगा ये स्पेस LI11 का स्पेस है। दोनों हाथों में 20 टाइम प्रेस किया जाए, अमूल चूक रिजल्ट आपको दिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपको शुरुआती दिनों में लर्निंग करना पड़ेगा और आप पूरा एक्यूप्रेशर मरमा लर्न करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन लर्न करने के बाद आपका उद्देश्य क्या है? लर्न करने के बाद उद्देश्य है स्पेसिफिक प्रॉब्लम में क्या क्या हम करें, दैट मीन्स अल्टरनेटिव थेरेपी। ये पॉइंट ये आप देख पा रहे हैं, बीच वाली उंगली में अपर ज्वाइंट है, मिडिल ज्वाइंट है और लोअर ज्वाइंट है। ऐसे स्थिति में जो अपर ज्वाइंट है, अपर ज्वाइंट में आप मेथी की पट्टी जिस तरीके से आपको दिख रहा है उस तरीके से आप लगा लेंगे तो हाइपर एसिडिटी में काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। PC6 ऐसे हाथों को कलाई के नीचे आप 4 अंगुल नीचे करें और इस तरीके से आप यहाँ पर भी आपको 20 टाइम प्रेस करना है। देखिए ये
जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी छोटी उंगली अपने आप बेंड होगी, स्ट्रेट होगी, बेंड होगी, स्ट्रेट होगी। इस तरीके से आपको करना है, ऐसे दोनों हाथों में। PC6 पेरिकार्डियम का 6 नंबर पर पॉइंट। ये आप कलर देख पा रहे हैं, आपके पास ग्रीन कलर होता है, वैसे स्थिति में आप मिडिल में ग्रीन कलर से सर्कल बना ले। यदि आपको ज्यादा होता है तो आप दोनों हाथों में बना लीजिए, लेकिन ग्रीन बनाना है, रेड नहीं बनाना है, याद रखिएगा, ग्रीन ही बनेगा, रेड नहीं बनेगा। तो ये तो हम लोगों ने जाना जिसके तहत हम एक्यूप्रेशर, मर्म और कलर थेरेपी को समझ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके अलावा हम नेचुरोपैथी में या डाइट थेरेपी में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइट थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं। तो डाइट थेरेपी में सबसे खास चीजें जो हैं, पेशेंट को सबसे पहले कहा जाए कि आप छाछ लें और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके यूज करें। डाइट में ये चीज आप इंक्लूड करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा जल्दी आराम मिलेगा। दूसरा है, पेशेंट को प्रयास किया जाए कि जो सॉलिड ऐसी चीजें जिसमें सॉलिड चीजें ज्यादा हो, आप ऐसे समझिए कि जैसे केला हो गया, केला में ज्यादा फाइबर होता है, आप केला खिलाएंगे पेशेंट को जल्दी आराम मिलेगा। गाजर का जूस पेशेंट को ज्यादा आराम देगा, कर्ड पेशेंट को ज्यादा आराम देगा, कोकोनट वाटर पेशेंट को ज्यादा आराम देगा, ओट ब्रेन ज्यादा आराम देगा। गुड़ और दही चावल के साथ में मिला के लेते हैं, देखिए दही लीजिए, थोड़ी सी, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, और जो सामान्य रूप में पका हुआ चावल है, इन तीनों चीजों को मिक्स करके आप लेंगे, आपको और ज्यादा आराम मिलेगा। तो डाइट वाले चीजों में नाश्ता में जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, उसको इंक्लूड कर लीजिए। छाछ में आप सेंधा नमक इंक्लूड कर सकते हैं। आप नाश्ते में फ्रूट के रूप में आप बनाना इंक्लूड कर सकते हैं, दही इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या चीजें आपको नहीं लेनी, तो सबसे खास से जो चीज नहीं लेनी है वो चीजें नहीं लेनी है, जैसे कि आपका ग्रेप्स हो गया, या एप्पल हो गया, या ब्रोकली हो गया, एक्सेस साल्ट हो गया, फ्राइड फूड हो गया, अल्कोहल, एक्स्ट्रा साल्ट, कॉलीफ्लावर, इन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। ऑरेंज, इनका सेवन आपको नहीं करना है। यदि आप इनका सेवन करेंगे तो ये एसिडिटी को और बढ़ाती हैं, कम नहीं करेंगे। जो मैंने आपको बताया वो डाइट तो आपको इंक्लूड करना है, लेकिन जो मैंने आपको बताया चीज नहीं लेनी तो उनको आपको परहेज करना है। ये तो था डाइट थेरेपी के रूप में हम इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज में आप क्या क्या चीजें मेंटेन करेंगे। होम रेमेडीज में सबसे जो पहला चीज होता है, इसको हम कहते हैं आप घर में क्या चीजें उपयोग करें ताकि आप बढ़े हुए हाइपर एसिडिटी को बहुत कम समय दे करके उसे व्यवस्थित कर सके। तो सबसे पहला और सबसे सस्ता अच्छा उपाय होता है कि आप आसपास यदि आपको कहीं पे काला नमक, हींग और काली मिर्च, इन तीनों को मिक्स करके, और जो घर का देसी छाछ होता है, घर में बना हुआ जो देसी छाछ होता है, उसको आप ले करके इन तीनों को, काला नमक, हींग और काली मिर्च, थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर के आप पीस लीजिए, और जब पाउडर फॉर्म में हो जाए तो उनको छाछ में मिला करके आप इनका इंटेक करें। आप देखेंगे आपके भीतर कितना भी बढ़ा हुआ हाइपर एसिडिटी क्यों ना हो, तो धीरे धीरे अपना सामना कम करने लगता है। कुछ लोग हींग की जगह पर अजवाइन का प्रयोग करते हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ कि अजवाइन का आप प्रयोग
कभी नहीं करिएगा। अजवाइन और आपकी हाइपर एसिडिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। काली मिर्च थोड़ी मात्रा लेनी है, हींग थोड़ी मात्रा लेनी है, और काला नमक थोड़ी मात्रा लेनी है। ये तीनों क्या करती हैं, जब आप छाछ से इंटरेक्ट होती हैं तो ये पेट में जाकर के अलग केमिकल रिएक्शन करती हैं, जिसके कारण जो हाइपर एसिडिटी बढ़ा हुआ है, जो आपका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बढ़ा हुआ है, पीएच बढ़ा हुआ है, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करती है, कम करती है, और आपको आराम मिलने लगता है। इसलिए गाँव घर में आपने देखा होगा, अक्सर जो घर में हमारी दादी माँ या माँ जी लोग होती हैं, जब भी आपके पेट में अपच हो जाती है, ये चीजें वो अक्सर बना के आपको देती है। दूसरा जो होम रेमेडीज में है और बहुत अच्छा है, जिसको हम कह सकते हैं कि अदरक, काली मिर्च, तुलसी और लौंग, इन सभी को मिक्स करके आप 1 गिलास काढ़ा बना लीजिए। आप इस काढ़े को हल्के हल्के स्नेह गति के साथ, जैसे आप चाय पीते हैं उस तरीके से आप पिए। अदरक, काली मिर्च, तुलसी और लौंग, इनका काढ़ा बना करके आप पीते हैं, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। एक उपाय आता है, घर में आपने देखा होगा, जब आपको अपच के बजाय कॉन्स्टिपेशन होता है, यदि आप बेल का शरबत पी लीजिए, आपको लाभ मिलता है। लेकिन ऐसे स्थिति में यदि आप उसी बेल का कैंडी, यदि आप उसी बेल का कैंडी आप ले लीजिए, और कैंडी को आपको चबाना नहीं है, कैंडी को आपको मुख में रख करके चूसना है। कैंडी अर्थात बेल में, जिसको हम बिलवाद चूर्ण भी कहते हैं, उसके भीतर ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपको बढ़ रहे हैं हाइपर एसिडिटी को समय से कम करने लगता है। अर्थात जो बेल की कैंडी होती है, उसको यदि हम चूसते हैं, चबाने के बजाय चूसते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। नेक्स्ट है, इसको हम कहते हैं मूंग दाल का सूप। आप सबने नाम सुना होगा, मूंग का दाल। तो मूंग के दाल खाना नहीं है, उसका सूप बना के आपको लेना है। और सूप लेने का जो क्रम है, वो ऐसा नहीं कि आपको 1 बिगिन कैन लेना है, एक बार में नहीं लेना है, ऐसे नहीं करना है। उसका जो तरीका है, एज लाइक टी मूड, मतलब जैसे आप चाय पीते हैं, तो बिल्कुल उसी मूड के तरह ही आपको इसका इंटेक करना है। मूंग का दाल यदि आप बनाने के बाद यदि आप डायरेक्ट इंटेक करेंगे तो वो नुकसान करेगा। स्नेह गति में लिया गया मूंग के दाल का सूप हाइपर एसिडिटी के लेवल को बहुत जल्दी गति में धीरे धीरे कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है होम रेमेडीज का, जिसको हम कहते हैं पनीर वाटर परस। जैसे जब हम पनीर बनाते हैं ना, तो पनीर बनाते हैं, आप तो अक्सर घर में खाएं, पनीर बाहर से लेकर के आते हैं, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं को घर में भी पनीर बनाना आता है। जब घर में आप पनीर बनाते हैं रियलिस्टिक फॉर्म में, तो पनीर बनाते समय उसका कुछ फ्रेश वाटर भी निकलता है, ठीक है। अब जिनको ये अनुभव होगा उनको आइडिया होगा, जिनको अनुभव नहीं होगा उनको आइडिया नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में जब आप पनीर वाटर फ्रेश इनटेक करते हैं, वो भी आपके बॉडी में जो पीएच डिस्टर्बेंस है, अर्थात परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो बढ़ा हुआ है, जिसको हम हाइपरसिटी कहते हैं, आप इसको इनटेक करेंगे धीरे धीरे, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एसिडिटी को कम करने में। तुरंत आपको राहत मिलेगा। लास्ट और सबसे खास पॉइंट, जिसमें हम कहते हैं द यूज ऑफ लीफ। आपको कुछ नहीं, 4 पत्तों को कलेक्शन करना है। उसमें क्या क्या है, जैसे बेल का पत्ता हो गया, शीशम का पत्ता हो गया, अनार का हो गया। इन तीनों को पत्तों को बस 3-3 पत्ते लेकर के आपको थोड़ा चबाना है। बस कंडीशन ये है कि आपको इन पत्तों का जो इंटेक है वो कच्चा और बच्चा क्वालिटी का हो। याद रखिए, जो मैंने कंडीशन दिया है उस कंडीशन को याद रखिएगा, कच्चा और बच्चा। देखिए,
यदि ये पत्ते बड़े हैं तो उनके भीतर हाइपर एसिडिटी को कम करने की जो क्वालिटी होती है, इंग्रेडिएंट होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन कच्चा और बच्चा जब रहता है तो वो बहुत जल्दी गति में उस इंग्रेडिएंट को कम करता है। ऐसी स्थिति में अब हम बात करते हैं कि हम नेचुरोपैथी में क्या क्या चीजें अपना सकते हैं। नेचुरोपैथी अर्थात 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के माध्यम से हम अपने बॉडी में कैसे हाइपर एसिडिटी को कम कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी में बहुत सिंपल सी बात कही गई है, कटी स्नान। कटी स्नान का अर्थ होता है कि आप टब में पानी भर लीजिए और नाभि से पूरे निचले हिस्से को आप उसमें शीतल जल भर लें और दोनों पैर के जो घुटने हैं उस टब के बाहर निकाल दें, उस टब के बाहर निकाल दें। और यदि आपके आसपास कोई ऐसा टेप होता है वाटर बैग, वाटर बैग में आप कोल्ड वाटर भी भर सकते हैं और हॉट वाटर भी आप भर सकते हैं। आप जब कटी स्नान करेंगे तो अलग से आप कोल्ड वाटर बैग भी आपके नाभि नेबल रीजन से नीचे के हिस्से में इस तरीके से आपको वहां पर 20 राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाने हैं, 20 राउंड, ठीक है। और ऐसे ही फिर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके आप 12 से 15 मिनट करें। आप देखेंगे बहुत ऑथेंटिक और बहुत सही तरीका है, बिना कुछ खाए पिए आप अपने भीतर के हाइपर एसिडिटी को कम कर सकते हैं। ये नेचुरोपैथी का वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है हाइपर एसिडिटी को कम करने का। दूसरा है जिसको हम कहते हैं फुल बॉडी मड पैक। फुल बॉडी मड पैक को समझने के लिए आपको अपने पूरे शरीर में मुल्तानी मिट्टी, आप सभी ने नाम सुना होगा, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग यदि यदि आप सुबह के समय नहाते समय यदि होल बॉडी में लगाएं और लगाने के बाद 10 से 12 मिनट होल्ड करें और उसके बाद, ठीक है, होल्ड का मतलब है कि धूप में नहीं जाना, सामान्य इन्वायरमेंट में रहना, उसके बाद आप फ्रेश वाटर से आप नहा लेते हैं, तो ये भी आपको कई मायने में हाइपर एसिडिटी के लेवल से आपको नीचे लाता है, उस समस्या से आपको बाहर करता है। इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको ज्यादा रहता है तो आप थोड़ा सा कपूर भी उसमें मिला सकते हैं। यदि हाइपर एसिडिटी की समस्या ज्यादा है तो आप थोड़ा कपूर भी उसमें मिला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम कहते हैं गौमूत्र। देखिए, आपको इस बात को तय करना होगा कि जब आप कोई चीज सीखते हैं, इस भाव के साथ सीखते हैं कि आप उनके लक्षणों को, कारणों को जानेंगे। तो हाइपर एसिडिटी का एक आम कारण है कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है गौमूत्र। गौमूत्र तो आप नहीं पी सकते हैं, लेकिन मार्केट में गौ अर्क आता है। गौ अर्क, गाय के मूत्र को, गौमूत्र को हम रिफाइन करते हैं, उसको हीट दे करके रिफाइन करते हैं, उसके वाष्प से बनाते हैं, तो गौ अर्क कहते हैं। तो सेम फायदा जो गौमूत्र करता है वही फायदा गौ मूत्र भी करता है, गौ अर्क भी करता है। कितना लेना है? जैसे एक ढक्कन आपने 1 गिलास पानी में लेना है, एक ढक्कन 1 गिलास पानी मिलाना है। बहुत हार्ड होता है और हार्ड इंटेंस का होता है, इसके कारण आपको डायरेक्ट नहीं इंटेक करना। वन ऑफ द लास्ट पॉइंट नेचुरोपैथी में जिसको हम कहते हैं, जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो नंगे पांव और मूल बंद, देखिए जैसे ये है, तो एक तो हो गया कि हम ऐसे चल रहे हैं, देखिए ये सामने चलना हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी की समस्या रहती है उसको अपोजिट वॉक करते हैं और मूल बंद लगा के इस तरीके से, देखिए पीछे चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं और मूल बंद लगा के एनस पार्ट को ऊपर की तरफ खींच के तब चलते हैं। तो ये टेक्निक बहुत ही लाभकारी होता है। कंडीशन यही है कि आपके पैर में चप्पल ना हो, नंगे पांव आप चलें, अपोजिट डायरेक्शन में चलें और एनस पार्ट अर्थात मूल बंद, जैसे बंद 3 ही 4 होते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद और महाबंद। तो मूल बंद लगाना है।
बाकी कोई बंद नहीं लगानी है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है चप्पल को निकाल करके। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। अब हम बात करते हैं सबसे खास और सबसे जरूरी पॉइंट, जिसको हम कहते हैं योगा थेरेपी के बारे में जानते हैं। और योगा थेरेपी के बारे में जनरली जितने भी योगा ट्रेनर होते हैं वो सभी लोग इसी बात पर फोकस करते हैं कि हम योगा थेरेपी से सभी चीजों को ठीक कर देंगे। देखिए, जो सामान्य सी चीजें हैं उसको आप जानिए, एलोपैथ और रॉकेट साइंस से आपको मानना पड़ेगा। आपको चाहे मैं हूं, यदि बेहोश हो जाता हूं, आपको होश में लाने का काम एलोपैथ ही करता है। हाँ, उसके कुछ दायरे हैं, वो अलग है। जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है उनको ठीक करने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ यदि कोई बनेगा तो वो अल्टरनेटिव थेरेपी बनेगा, आयुष टेक्निक बनेगा। एलोपैथी कभी नहीं बन सकता। आप किसी को बता दीजिए जिसका हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फाइब्रॉइड्स या पाइल्स ठीक हो गया हो एलोपैथी से, नहीं, आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि हाँ मैंने एलोपैथी से ये सारी चीज ठीक कर दिया। लेकिन मैंने इन सभी चीजों को, कई लोगों को मैंने ठीक किया है। तो ये चीजें आयुष टेक्निक में, अल्टरनेटिव थेरेपी में ही संभव है, दूसरे चीजों में संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं योगा थेरेपी। योगा थेरेपी में पेशेंट को क्या क्या चीजें करानी है उस पर ध्यान दीजिए, और सबसे खास पॉइंट को हो सके तो लिख लीजिए। पहला पॉइंट है, इसको हम कहते हैं सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन अर्थात ब्रिज पोज। ब्रिज पेज को आप ऐसे समझिए कि दोनों पैर को बेंड करते हैं, हिप को पोर्शन को उठाते हैं, और हो सके तो आप 20 to 1 काउंटिंग होल्ड करें। थेरेपी एज लाइक बेस्ड ऑन होल्डिंग। आपने किया छोड़ दिया इससे नहीं होता, इसको थेरेपी नहीं कहते, इसको सर्कस कहते हैं, तो कसरत कहते हैं। थेरेपी में सबसे मेन पॉइंट है, इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक इसोटोनिक। आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट। योग और जिम में, मार्शल आर्ट में, इन सभी में यदि कुछ अंतर है, फिजियोथेरेपी यदि कुछ अंतर है, तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि बाकी सभी चीजों में सब कुछ होता है लेकिन आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट नहीं होता है। यही कारण है कि जिम, फिजियोथेरेपी, बाकी चीजों को हम इस एंगल से नहीं दे सकते, लेकिन योगा थेरेपी में सबसे अहम रोल प्ले करता है, इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट। योगा थेरेपी में सबसे पहला पॉइंट है, इसको हम कहते हैं सेतुबंध आसन। ये कराइए। और पेशेंट को इससे पहले भी सुबह ऊषा पान बिल्कुल कराएं, 2 से 3 गिलास पानी पिला दे ऊषा पान। और टी टी के योगा, टी टी के योगा अर्थात ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। 2 से 2.5 गिलास पानी पीने के बाद इन तीनों आसनों को, टी फॉर ताड़ासन अर्थात शरीर को ताड़ के पेड़ की तरह ऊपर ताड़ना 5 बार 10 बार। फिर दूसरा टी है जिसको हम कहते हैं तिर्यक ताड़ासन, अर्थात उसी ताड़ासन को तिरछा करके लेफ्ट राइट ऐसे 10 बार। फिर लास्ट है के फॉर कटी चक्रासन, अर्थात इस तरीके से हाथों को करके आप अल्टरनेट अपोजिट, फिर लेफ्ट फिर राइट, इसको भी 10 to 20 टाइम। ये उषा पान अर्थात पानी पीने के बाद करना है, 10 राउंड्स 10 राउंड्स एंड 10 राउंड। दैट मीन्स टी टी के योगा। ताड़ासन, टी फॉर ताड़ासन, नेक्स्ट टी फॉर तिर्यक ताड़ासन एंड के फॉर कटी चक्रासन। गेट द फुल फॉर्म, टी टी के योगा, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन एंड कटी चक्रासन विथ उषा पान। मॉर्निंग में वाटर इनटेक के प्रोसेस को उषा पान कहते हैं। ये पूरा करेंगे, उसके बाद फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद सेतुबंध आसन करेंगे, पवन मुक्त आसन करेंगे 20 राउंड, शलभ आसन कराएंगे पेशेंट को 10 राउंड्स, सर्वांग आसन कराएं, जब हल्का आराम मिल जाए तभी कराएं, अदरवाइज सर्वांग आसन जब तक आराम ना मिले तब तक नहीं कराएंगे। मकर आसन बहुत ज्यादा, योगा थेरेपी में बात करें तो यदि कोई अभ्यास है जो इस प्रॉब्लम में ज्यादातर फायदा करता है तो वो एक ही अभ्यास है जिसको हम कहते हैं मकर आसन और सेतुबंध आसन। मकर आसन काफी हद तक पेशेंट को तुरंत रिलीफ देता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम पेशेंट को बिल्कुल कराइए, उससे पहले आप कुंजल क्रिया कराइए।
कुंजल क्रिया, ठीक है। पेशेंट यदि हाई बीपी का पेशेंट है या फिर उसके हार्ट में कोई ऐसा स्टेन या पेसमेकर लगा है, उस पेशेंट को कुंजल क्रिया नहीं कराना। जैसे हाइपर एसिडिटी है और साथ में पेसमेकर लगा है या कोई ऐसा स्टेंट लगा है, आपको कुंजल क्रिया नहीं करानी। नेक्स्ट इसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी ने इसका नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम रखा है और स्वामी रामदेव जी ने इसका नाम अनुलोम विलोम प्राणायाम रखा है। तो इस प्रोसेस को भी आप कम से कम 10 मिनट कराइए। दोनों चीजें एक ही है, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम दोनों एक ही है। 10 मिनट इसको भी कराने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। यदि आपके पास क्षमता है और यदि आप एक्सपर्ट हैं, ट्रेंड हैं, तो आप पेशेंट को गणेश क्रिया कराइए। गणेश क्रिया फ्रेश होने के बाद बीच की उंगली में नाखून कटे हुए हो और एनस पार्ट में ऐसे इंटर कराने के बाद फ्रेश होने के बाद 5 राउंड क्लॉकवाइज और 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स गणेश क्रिया। इस क्रिया को गणेश क्रिया कहा जाता है। एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, बिना कुछ किए रुके हुए स्टूल को बाहर निकालना और रिलैक्स मोड में हाइपर एसिडिटी के परेशानियों को तुरंत कम करने में बहुत अच्छा उपाय है ये गणेश क्रिया। इसका नाम याद रखिएगा, इस क्रिया को हम गणेश क्रिया कहते हैं। जब ये हो जाए तो इसके बाद पेशेंट को आप सप्ताह में 1 दिन, यदि हाइपर एसिडिटी ज्यादा है, कम नहीं हो रहा है, तो आप पेशेंट को डायरेक्ट बस्ती भी दे सकते हैं। डायरेक्ट बस्ती देने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय होता है कि एक पाइप होती है, उस पाइप के माध्यम से हम डायरेक्ट बस्ती देते हैं और डायरेक्ट बस्ती एनस पार्ट में हम वाटर को प्रोड्यूस कराते हैं। डायरेक्ट इसीलिए इसका कहा गया है कि हम पाइपलाइन डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, उसके पाइपलाइन को हम एनस पार्ट में कनेक्ट करते हैं और स्लो मोड में थोड़ा पानी निकलने के बाद हम उसको एनस पार्ट में कनेक्ट करते हैं। जब पानी भर जाता है तो हम उसको अपने आप हटा लेते हैं या स्वयं भी हट जाता है। दैट द टेक्निक इज डायरेक्ट बस्ती। डायरेक्ट बस्ती करने से जैसे ही आप पाइप हटाएंगे, बहुत सारा 10-15 साल पुराना स्टोन बाहर आता है। इसको नेचुरोपैथी में एनिमा कहते हैं, योग के भाषा में डायरेक्ट बस्ती कहते हैं। डायरेक्ट बस्ती बहुत कम लोग को पता है, गणेश क्रिया बहुत कम लोग को पता है। बस उनको पता है तो सेतु बंध, मकर आसन, यही उल्टे पुल्टी चीज पता है। अकेला आसन कभी भी हाइपर एसिडिटी को ठीक नहीं कर सकता है जब तक आप क्रियाओं का सहारा नहीं लेंगे। ऐसी क्रम में आप इतना तो करें, इसके अलावा आपको एक काम और भी करना है। तो क्या है? सबसे खास काम है, पेशेंट को आप रबड़ नेती और जल नेती जरूर कराइए। रबड़ नेती और जल नेती आपके भीतर जमे हुए कफ को बाहर करता है। लास्ट टाइम पिछले साल 12 जनवरी को हमने क्लींजिंग का ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, जिसमें सारे की सारी क्लींजिंग थी, ऑनलाइन ही हमने ट्रेनिंग दिया था। अब जब समय मिलेगा तो फिर इस बार भी हम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लींजिंग का जो 6 टेक्निक है, नेति, धोती, बस्ती, नोती, त्राटक, कपालभाति, इसका ट्रेनिंग अगली बार देंगे। अब हम जान लेते हैं, ये तो हो गया योगा थेरेपी। अब सबसे अहम और खास पॉइंट जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदा थेरेपी। आयुर्वेदा थेरेपी में जब आप जाते हैं तो एक तो होता है भाई बीएमएस आप कर लीजिए, एक तो होता है कि आप उन आयुर्वेद दवाइयों को आप जानते हैं। सबको पता है कि आयुर्वेद दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता है, होम्योपैथी दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप वहीं पर एलोपैथ खा लेंगे तो बहुत साइड इफेक्ट होगा। ऐसे स्थिति में आयुर्वेद में कुछ औषधियां हैं जो हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत लाभकारी है। उन औषधियों को मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, बहुत उपयोगी है हाइपर एसिडिटी की समस्या में। पहला है जिसको हम कहते हैं बिल्व आदि चूर्ण। बिल्व आदि चूर्ण ये बेल के चूर्ण से बना हुआ रहता है। जहां पर आप कैंडिले रहते हैं वहीं पर बिल्व आदि चूर्ण है। बिल्व आदि चूर्ण। दूसरा है जिसको हम कहते हैं त्रिफला, जिसमें आंवला, हरड़, बहेड़ा मिला हुआ रहता है और मार्केट में आपको त्रिफला मिल जाएगा। ये भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को, आपकी डाइजेशन को ठीक करता है, वात, पित्त, कफ को ठीक करता है।
इसका भी इंटेक आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक आता औषधि, इसको हम कुटज घनवटी कहते हैं, लिख लीजिए आप। यदि आपको कुटज घनवटी नहीं मिलता है तो एक औषधि इसी का सिरप फॉर्म में आता है, जिसको हम कुटिया रिस्ट भी कहते हैं। तो ये लिक्विड फॉर्म में आता है, या फिर आप कुटज घनवटी भी ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, कुटिया रिस्ट या कुटज घनवटी। संजीवनी वटी भी आपके भीतर के इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, संजीवनी वटी भी आप इसमें ले सकते हैं। अगला आप जो मेडिसिन है आयुर्वेद में, इसको हम कहते हैं बोल भद्दा रस टैबलेट। बोल भद्दा रस टैबलेट उपयोगी है, लेकिन ये जनरली कहीं कहीं मिलता, ज्यादातर नहीं मिलता है। या आप इसमें ले सकते हैं इसबगोल। इसबगोल जब पेट में जाता है तो आसपास में जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उनको ये कम करता है। तो या तो आप त्रिफला ले लीजिए, या तो आप इसबगोल भूसी ले लीजिए, दोनों ही हेल्दी है। इसबगोल भूसी आपको इजिली मिल जाएगा, हो सकता है त्रिफला आपको अरेंज करना पड़ सकता है, दोनों को एक ही काम है। और मैं समझता हूँ कि आप दोनों मत लीजिए, आप सबसे बेस्ट है कि आप इन दोनों में सबसे अच्छा जो है, जिसको हम कहते हैं विलवादी चूर्ण, इन दोनों से सबसे अच्छा है। विलवादी चूर्ण अपने आप में आपके भीतर जो भी हाइपर एसिडिटी का कारण है उन सभी को धीरे धीरे कम करने लगता है। विलवादी चूर्ण आप लेंगे, डाइजेशन ठीक हो जाएगा, जो पीएच लेवल वो अपने आप ठीक होने लगेगा। ऐसे स्थिति में आप इसको इनटेक कर सकते हैं। और लास्ट में है जिसको हम कह सकते हैं, यदि आप आरोग्यवर्धनी का सेवन साथ में करते हैं तो ये आपको और ज्यादा प्रमोट करेगा, आपके इम्यूनिटी को, आपके भीतर डाइजेस्टिव सिस्टम की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें थी अल्टरनेटिव थेरेपी, जिसमें हमने जाना कि हम इन थेरेपेटिक एस्पेक्ट को लेकर के हम अपने हाइपर एसिडिटी के चीज़ों को कम कर सकते हैं, उनके लक्षणों को कम कर सकते हैं, उनके जो लेवल है उनको हम कम कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स और जो आपके भीतर क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी जो क्वेरीज हैं उनको भी हम अटेंड करें। तो आप में से किसी का भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आप में से अपने आप को आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। सर मैं शशि बोल रही हूँ। मेरा क्यूरी ये था कि आपने जो आसन करने को बोले हैं सर, वो हर बार होल्डिंग करनी है? जैसे कोई कोई क्रिया आपने 10 बार करने को बोला है। मैं आपको बताती हूँ कौन सा है वो। आपने जो टी 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 बोला था ना, टी टी के, तिर्यक तारासन सर, उसमें आपने मुझे बोला वो तारासन 5 से 10 बार करना था, तिर्यक तारासन 10 बार, कटी चक्रासन 10 से 20 बार। तो इसमें हर बार होल्डिंग भी करनी है क्या? बिल्कुल, होल्डिंग करना हो तो मैंने आपको पहले भी कहा है, सर्कस में, जिम में और फिजियोथेरेपी में यही अंतर होता है। जब आप होल्डिंग करते हैं तभी आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट होता है, नहीं तो फिर ये खेल हो जाएगा। खेल नहीं करना तो सर होता है। जैसे सपोज तिर्यक तारासन कराने को हाथ सीधा करा के घुमाएंगे, फिर उधर रोकेंगे उनको। यस, और एक एक हाथ कमर के पीछे बेंड होगा, एक हाथ यहाँ पे जाएगा। अच्छा, तिर्यक तारासन ऐसा होगा, एक कमर के पीछे और दूसरा ऐसे गले पे। यस यस यस, और कमर गर्दन मुड़ते हैं, और कमर और गर्दन मुड़ेगा। ऊपर करके देखिए। हाँ हाँ, यस। सर मैं एक वीडियो नहीं तो आपको बना के भेजूंगी, आप देख के बताइएगा तो हम सबको इजी रहेगा उससे। कमर मोड़िए और गर्दन मोड़िए। अच्छा एक देखिए, शशि जी इधर देखिए, हाँ जी सर। ये इस तरीके से गए और इसी एंगल अच्छा इस पे रखना है, ओके। मेरा हाथ भी मुड़ा है, कंधा भी मुड़ा है, गर्दन भी मुड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, अच्छा सर हमें वीडियो मिलेगा ना इस रिकॉर्डिंग का आज का, तो उसको हम लोग देख सकते हैं? कैमरा थोड़ा डाउन करिए अपना। हाँ सर। हाँ आप करिए। ये ऐसे, ये पीछे और ऐसे पीछे जाना। पहले नीचे के दोनों पैर फैलाते हैं, डिस्टेंस कवर अच्छा करते हैं। अब दोनों हाथ सीधा करेंगे। हाँ, फिर सीधा करने के बाद ये हाथ देखिए पीछे गया, कमर गर्दन सब कुछ ट्विस्ट किया। हाँ, ट्विस्ट ओके सर। कर, यस।
इसका ठीक अपोजिट। हाँ, फिर वही सर, ये नीचे ये हाँ। पीछे। अब उसमें होल्डिंग आप 3 to 5 सेकंड का रखिए, 3 to 5 सेकंड का ठीक होल्ड है, कर। क्योंकि 10 to 20 टाइम्स करना है ना, तो वी कैन नॉट डू मोर होल्डिंग। यस यस, 10 3 राउंड, to 10 5 राउंड, सेकेंड। ठीक है सर, यही पूछना था। हाँ। और सर मुझे एक चीज और पूछना था, आपने जो बोला था कि हमें ये बांधना है, मेथी बांधना था, तो मेथी का एक दाना बांध रहे हैं यहाँ पे। ये पॉइंट आप 3 घंटे बांधिए, 3 घंटे खाली पेट नहीं अच्छा तो रहेगा। मेथी के दाने कितने लेंगे सर? दाने देखिए, आप दाने लगभग 8-10 दाने ले लीजिए, क्योंकि ये अच्छा, अपर 8-10 दाने। मेथी के दाने 8-10 आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझी, मुझे लगा था एक दाना को डाल के टेप लगा देना है। जी जी जी। और ओके इसका सर। कोई सवाल? अच्छा सर, एक और था, अब मूंग दाल का जो सर आपने, सॉरी सर मैं ही सवाल पूछ रही हूँ, मूंग दाल का जो सूप था सर, वो दाल बिल्कुल पतला बनाना था और एक बार में एक ही कप पीना है। हाँ, उसका सबसे मुख्य जो पॉइंट है, मूंग का दाल यदि आप सडन लेते हैं, ये आपके हाइपर एसिडिटी को बढ़ाता है। यदि आप चाय की नुमा लेते हैं तो वो आपके हाइपर एसिडिटी को कम करता है। लेकिन तय ये करना है कि आपका कोई भी सूप हो, वो हमेशा गाढ़ा नहीं होता, हमेशा पतला ही होता है। सूप हाँ। बहुत फायदा करेगा। अच्छा, सूप फायदा करेगा, ठीक है सर। अच्छा सर, और जिनको भी हाइपर एसिडिटी है उनको ये सारे आसन हम एक ही दिन में करवाया करेंगे? हाँ, यही कराइए, दूसरे अभ्यास मत कराइए। बहुत लोग सूर्य नमस्कार भी कराते हैं। याद रखिए, सूर्य नमस्कार हेल्दी के लिए बना है, बीमार व्यक्ति के लिए नहीं बना है। पहले उस व्यक्ति को स्वस्थ किया जाए, उसके बाद सर पे इफेक्ट डायरिया, अलाउ किया जाए। डायरिया। ओके, आई अंडरस्टैंड सर। और फिर कुछ क्वेश्चन रहा तो सर, कोई ग्रुप नहीं बना सकते क्या सर हमारा, कि कोई क्वेश्चन रहा तो पूछेंगे हम लोग ग्रुप में, तो सबको पता चल जाएगा आंसर। यस 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 यस, अच्छा किया आपने पूछ लिया। एनी मोर ठीक है सर। क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, बहुत लोग इसलिए भी ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि सबको पता है कि रिकॉर्डिंग मिलेगी मिलेगी, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिनको वास्तव में कुछ लर्न करना होता है, ये आपको भी यस पता है, सर। जो जल्दी देखा नहीं जाता है। ठीक है, हमारे पास हजारों की संख्या में वीडियोस हैं, कभी नहीं देखा गया। आपको भी लगता है कि रिकॉर्डिंग रख लेंगे बहुत कुछ कर लेंगे, जो अभी सीख लिया वो अभी सीख लिया। वो अभी सीख लिया, इसीलिए सर मैं पूरा बैठ के देख रही थी कि थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और सर मैं आपको ये जो अपने आसन बताए ना, वो मैं एक बार करके आपको भेजूंगी, तो आपको गलती होगा तो बता दीजिएगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए लास्ट में, ताकि थोड़ी अटेंडी हो जाए। सभी से रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए भाई। समय 2024 चल रहा है, और आप सुने ही, चंद्रयान 2 जो है चंद्रमा में पहुंच गया है। काफी कुंटल जो है चंद्रमा में पहुंचा था। और आप यदि अपने घर पर बैठ के वीडियो ऑन करने में विचार कर रहे हैं, आप चंद्रमा के पहुंचने पर शक कर रहे हैं, तो आप जमीन से जुड़े रहिए और सीखने सिखाने का काम करते रहिए। क्योंकि मैंने नहीं, गांधी जी ने कहा है, जिंदगी आप ऐसे जीने का प्रयास करिए जैसे करने वाले। और सीखने सीखने का काम ऐसे बनाए रखिए जैसे धरती पर आप जीवन पर्यंत रहने वाले हैं। ये सार्थकता है आपके जीवन की। आप अपने जीवन को प्रोडक्टिव बनाएं। इसी बात के साथ में अपने विचार को, अपने थेरेपेटिक सेशन को यही विराम देता हूँ। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। आपका और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी लोग को नमस्कार।